बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्वीरों से जिस स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने अख्तामी मरहले में दाखिल हो चुका है। इवेंट का फाइनल 19 जुलाई को न्यू जर्सी के मेट लाइफ स्टेडियम में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और यूरोपियन चैंपियन स्पेन के दरमियान खेला जाएगा। दुनिया भर की नज़रें इस बड़े मुकाबले पर मरकूज़ हैं, जहां एक जानिब अर्जेंटीना मुसलसल दूसरा आलमी टाइटल जीतने की कोशिश करेगा, जबकि दूसरी जानिब स्पेन 2010 के बाद दूसरी बार वर्ल्ड कप अपने नाम करने के लिए ये मैदान में उतरेगा। अर्जेंटीना के फाइनल तक पहुंचने पर एक तासुर मुसलसल ज़ेरे बहस रहा है कि आलमी चैंपियन को नॉकआउट मरहले में निस्बतन आसान हरीफ मिले, लेकिन तस्वीर कुछ मुख्तलिफ नज़र आती है। अर्जेंटीना ने हर मरहले पर अपनी बढ़तरी सिर्फ नामों से नहीं बल्कि मैदान में कारकर्दगी से साबित की। कई मुकाबलों में सख्त मुकाबला हुआ, टीम ने दबाव भी बर्दाश्त किया और वापसी भी की। यही खसूसियत उसे मुसलसल दूसरे वर्ल्ड कप फाइनल तक ले आ चुकी है। ग्रुप मरहले में अर्जेंटीना ने अलजायर, ऑस्ट्रिया और उर्दून पर मुश्तमिल ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल की। नॉकआउट मरहले में पहले कैप वर्डे को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में मिस्र के खिलाफ भी अर्जेंटीना को आसान कामयाबी न मिल सकी। सनसनीखेज मुकाबले में 2 के मुकाबले में 3 गोल से फतह हासिल की और साबित किया कि दबाव के लम्हात में भी ये टीम नतीजा अपने हक़ में निकालना जानती है। क्वार्टर फाइनल में स्विट्ज़रलैंड जैसी मुनज़्ज़म दिफाई टीम को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हराया, जबकि सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ सबसे बड़ा इम्तिहान सामने आया। अर्जेंटीना ने 1 गोल के खसारे में जाने के बावजूद शानदार वापसी करते हुए 1 के मुकाबले में 2 गोल से कामयाबी समेट कर मुसलसल दूसरी बार वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अगर किसी टीम ने अपने खेल से सबसे ज़्यादा मुतासिर किया तो वो स्पेन है। टूर्नामेंट के आगाज़ में कैप वर्डे के खिलाफ ड्रॉ के बाद कुछ सवाल ज़रूर उठे, लेकिन इसके बाद स्पेन ने जिस अंदाज में वापसी की उसने नाक़िदीन की भी खामोश करा दिया। नौजवान खिलाड़ियों और तजुर्बेकार सितारों के इम्तिजाज ने स्पेन को एक मरतबा फिर आलमी फ़ुटबॉल की चोटी पर पहुंचा दिया है। ग्रुप मरहले में स्पेन ने कैप वर्डे, सऊदी अरब और यूरुग्वे पर मुश्तमिल ग्रुप में पहली पोजीशन पर कब्जा जमाया। नॉकआउट मरहले के पहले मैच में ऑस्ट्रिया को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी और अपनी भरपूर फॉर्म का ऐलान किया। प्री क्वार्टर फाइनल में रिवायती हरीफ पुर्तगाल के खिलाफ सख्त मुकाबला हुआ, जहाँ स्पेन ने 1 गोल से कामयाबी अपने नाम की। क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम जैसी मजबूत टीम का चैलेंज भी स्पेन ने कबूल किया और 1 के मुकाबले में 2 गोल से फतह अपने नाम की। सेमीफाइनल में फ्रांस जैसे ताकतवर हरीफ के खिलाफ स्पेन ने अपने टूर्नामेंट की शायद बेहतरीन कारकर्दगी पेश की। दिफाई और हमले के शानदार इंतजाज के साथ 2 गोल से मैदान मार लिया और 16 बरस बाद एक बार फिर फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के आगाज़ में शायद ही किसी ने तस्वुर किया हो कि स्पेन इतनी मजबूत और मुतवाज़न टीम बनकर फाइनल तक पहुँचेगा। केप वर्डे के खिलाफ इफ्तिताही मैच में ड्रॉ के बाद नाक़िदीन ने सवाल उठाए, लेकिन कोच लुइस डी ला फोंटेने की टीम ने हर अगले मैच के साथ न सिर्फ अपनी खामियों को दूर किया बल्कि दुनिया को भी ये बावर कराया कि वो सिर्फ खूबसूरत फुटबॉल ही नहीं बल्कि नताइज हासिल करना भी जानते हैं। ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, बेल्जियम और फिर फ्रांस जैसे मजबूत हरीफों को शिकस्त देने वाली स्पेन की टीम की सबसे बड़ी ताकत उसका इज्तिमाई खेल बनकर सामने आया। अगरचे लामीन यामाल मुसलसल तवज्जो का मरकज़ रहे, लेकिन हकीकत यह है कि रोड्री की कायदाना मौजूदगी, पेड्री और फाबियान रोइस का मिडफील्ड पर कंट्रोल, मार्को कोरिया का मजबूत दिफा और पेड्रो पोरो की जारहाना खेल स्पेन को टूर्नामेंट की सबसे मुतवाज़िन टीम बनाता है। फ्रांस के खिलाफ सेमीफाइनल में स्पेन ने एम्बापे और उनके ख़तरनाक अटैक को तकरीबन बेअसर कर दिया, जैसे कई आलमी तजुर्बेकार स्पेन की हिकमत अमली की बेहतरीन मिसाल करार दे रहे हैं। फाइनल से पहले लामीन यमाल और पेड्रो पोरो की फ़िटनेस पर खदशात ज़रूर पैदा हुए, लेकिन स्पेन के कोच ने वाज़े कर दिया कि दोनों खिलाड़ी मुकम्मल फिट हैं और अर्जेंटीना के खिलाफ मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। ये खबर स्पेन के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं। दूसरी जानिब जर्मन लेजेंड ओलिवर कान ने इस फाइनल को सिर्फ 2 टीमों का मुकाबला नहीं बल्कि 2 मुख्तलिफ फुटबॉल फ़लसफ़ों की जंग करार दे दिया है। अब देखना यह है कि 19 जुलाई को न्यू जर्सी में नई नस्ल की क़यादत करने वाला स्पेन अपनी दूसरी आलमी ट्रॉफ़ी उठाता है या दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना एक बार फिर दुनिया का ताज अपने सर पर सजाता है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों के सिलसिले में पाकिस्तान हॉकी टीम का तरबियती कैंप इस्लामाबाद के नसीर बुंदा हॉकी स्टेडियम में जारी है। आलमी इवेंट 15 से 30 अगस्त 2026 तक बेल्जियम और नेदरलैंड में मुश्तरका तौर पर मुनक़्क़िद होगा, जहां दुनिया की 16 बेहतरीन टीमें आलमी टाइटल के लिए मद्दे
मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान भी तवील अरसे बाद वर्ल्ड कप में बेहतर कारकर्दगी के अज़्म के साथ भरपूर तैयारियों में मसरूफ़ है। इसी सिलसिले में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने बड़ा कदम उठाते हुए 4 गैर मुल्की और एक पाकिस्तानी माहिर पर मुश्तमिल हॉकी परफॉर्मेंस कोचिंग टीम की खिदमत हासिल कर ली हैं। तमाम कोचेज़ ने कौमी टीम का तरबियती कैंप ज्वाइन करके खिलाड़ियों के साथ अमली काम का आगाज़ भी कर दिया है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मुताबिक हॉलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले हरमन क्रूस को कौमी हॉकी टीम का हेड कोच और कोचिंग एडवाइज़र मुकर्रर किया गया है, जो जदीद हिकमत अमली और तकनीकी उमूर पर टीम की रहनुमाई करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के डेविड डायर फिटनेस और हाई परफॉर्मेंस कोच की जिम्मेदारियां संभालेंगे, जबकि हॉलैंड के बॉब जोहान वेल हॉफ कौमी टीम के गोल कीपिंग कोच होंगे। इसके अलावा हॉलैंड ही के क्रिस बोवन को स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट मुकर्रर किया गया है, जो खिलाड़ियों की जहनी मजबूती, दबाव से निपटने और मुकाबले के दौरान बेहतर फैसले करने की सलाहियत पर काम करेंगे। दूसरी जानिब जर्मनी में मुक़ीम पाकिस्तान हॉकी माहिर अदनान जाकिर को जूनियर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कोच की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि मुस्तक़बिल के बासलाहियत खिलाड़ियों की निशानदही और उनकी तरबियत के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जा सके। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के इस इक़दाम पर गुफ्तगू करने के लिए हम आपको लेकर चलेंगे नीदरलैंड, जहां अब से चंद हफ्ते बाद बेल्जियम के साथ मुश्तरका तौर पर हॉकी वर्ल्ड कप का इनेकाद होगा। हमारे साथ वीडियो लिंक पर नीदरलैंड से मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन, गोलकीपर, ओलंपियन सलमान अकबर साहब। खुशामदीद कहूँगा आपको। और सलमान, हॉकी फेडरेशन का एड हॉक निज़ाम जारी है। मोयुद्दीन वानी साहब हों, ओलंपियन इस्लाहुद्दीन सिद्दीकी हों, ओलंपियन हसन सरदार हों, उनकी सरबराही में ये फेडरेशन काम कर रही है और गैर मुल्की कोचेज़ की खिदमत हासिल की गई हैं। जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान हॉकी टीम की प्रो हॉकी लीग 2025-26 में रही, सिवाय नाकामी के हाथ कुछ आया नहीं। और हॉकी के हलकों में और मीडिया में बात हो रही थी कि पाकिस्तान हॉकी टीम को गैर मुल्की कोचेज़ की खिदमत हासिल करना चाहिए। तो ये जो पैनल तश्कील दिया है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने, मैं पहले आपकी इस हवाले से राय जानने की कोशिश करूंगा। आप भी इस वक्त नीदरलैंड में मुकीम हैं, हॉकी के साथ एसोसिएट हैं, जापान में और नीदरलैंड में हॉकी के हवाले से काम कर रहे हैं। जी, थैंक यू यार भाई। अगर इसको थोड़ा दूर से देखा जाए तो बड़ा अच्छा, बड़ा अट्रैक्टिव लगता है कि जो भी अपॉइंटमेंट्स किए हैं फॉरेनर कोचेज़ को लेके आए हैं और उनको अपॉइंट किया। लेकिन हमें यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर आप उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन देखें, जिसमें हमारे जो अदनान जाकिर है उसने जूनियर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करनी है। फिर जो है जो हरमन है जो वो आपके कोचेज़ को जो कोचिंग उन्होंने करनी है वो उसके हेड हैं और उसके साथ हेड कोच हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन इन्होंने साथ बयान किया है वो अभी तक तो वो रोल वो कर ही नहीं रहे हैं और डायरेक्टली आपने उनको नेशनल टीम के साथ जोड़ दिया है। मुझे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं नज़र आया कि ये जिस तरह की अपॉइंटमेंट्स की गई हैं, स्पेशली अगर आप देखें, मैं अगर इसको देखता हूँ टेक्निकली 3 बंदे आपने एक पोजीशन पे लगाए हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसमें ताहिर जमान भी हैं जो कि डायरेक्टर डेवलपमेंट एंड टेक्निकल चीज़ों के वो डायरेक्टर हैं, डेवलपमेंट के और टैलेंट हंट के। फिर अदनान जाकिर है, जूनियर आइडेंटिफिकेशन उसने करनी नहीं है। फिर जो हरमन है उसने जो है वो कोचिंग एडवाइज़र है वो तो, लेकिन जो जिसने अभी तक टीम को ज्वाइन भी नहीं किया वो कोचिंग एडवाइज़र है हमारा और साथ हेड कोच भी है। सो मुझे ये नहीं समझ आई, अपॉइंटमेंट्स इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन बड़ी अट्रैक्टिव हैं, लेकिन जो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है वो अभी तक तो मुझे इस रोल में नज़र ही नहीं आए हैं। तो आई डोंट नो कि इनका फ्यूचर का क्या। आप देखें, ये इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं वो आप यूथ में लेके जाते हैं, वहाँ से ये काम स्टार्ट करते हैं, बजाय इसके कि आप डायरेक्टली इम्पोज इन सबको आपने नेशनल टीम के साथ कर दिया है। क्योंकि वर्ल्ड कप एक मेगा इवेंट है तो आप उसमें पता नहीं कोई फेस सेविंग के का सोच रहे हैं या फिर आगे आपका एशियन गेम्स का कोई टारगेट है। अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो एक तो मेरे ख्याल में क्लैरिटी लेके आनी चाहिए, इनके रोल और क्लियरली डिफाइन करने चाहिए कि ये आया क्या ये हेड कोच हैं या सीनियर टीम के कोचिंग स्टाफ मेंबर्स हैं या ये आइडेंटिफिकेशन या डेवलपमेंट में जाके काम करेंगे। अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से जब मैंने इस बारे में रब्ता करके कुछ उनके मुस्तक़बिल के इक़दाम के हवाले से बात करने की कोशिश की, तो मुझे ये बताया गया है कि क्योंकि पाकिस्तान हॉकी टीम को आइंदा चंद हफ्तों में हॉकी वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करना है, उसके बाद एशियन गेम्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ अगर हम अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा करें ओलंपिक के लिए हमारे क्वालिफ़िकेशन के इम्कानात जो हैं वो बढ़ जाएंगे।
तो बिल्कुल मुस्तकबिल की तैयारियों के हवाले से आपने गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ की खिदमत हासिल की हैं, लेकिन फ़िलहाल जो फोकस है वो पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम है। जी, अच्छी बात है। एशियन गेम्स भी ऑल नो के एक डायरेक्ट टिकट हमें मिलेगी ओलंपिक के लिए अगर हम उसमें गोल्ड मेडल हासिल करते हैं। और मेरे ख्याल में यस, अगर ये इनकी स्ट्रेटजी है तो एक अच्छी स्ट्रेटजी कहा जा सकता है। ऑल्दो जो टाइम पीरियड है वो अब बहुत कम है, तो इतने कम टाइम में आई होप, मेरी दुआ भी है क्योंकि पाकिस्तान अगर क्वालिफाई करे ओलंपिक से, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। लेकिन मैं जो ये जो टाइम फ्रेम है इसमें ये बहुत कम है ऐसे बड़े इवेंट। ये पूरी सर्कल होती है, पूरा सर्कल होता है 4 साल का, टीम उसके मुताबिक उसको प्रिपेयर करती हैं। तो वर्ल्ड कप फिर अगर ये इनकी स्ट्रैटेजी है तो इनको क्लैरिटी के साथ इसको बताना चाहिए आके, बजाय इसके कि हमें ये पता चलता है कि हमने ये प्लान बना लिया, हमने ये क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया एंड ऑल दैट। और इसी तरह गोल कीपिंग डिपार्टमेंट में भी अगर आपने सीनियर टीम के साथ ही खाली लगाया तो दैट्स फाइन, लेकिन आपने फिर एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट लिंक जो है वो अपनी डेवलपमेंट में, अपनी जो फ्यूचर का प्लान है उसमें मिस किया कि वहाँ पे कोई नज़र नहीं आया कि आपने उस पर क्या अगर आपने ट्रेनर लगाया तो इजी ओनली फॉर द सीनियर टीम या वो पूरी डेवलपमेंट करेगा। तो अगर एशियन गेम्स का जो अगर उनका टारगेट है तो वेरी गुड, अच्छा है, होना चाहिए। अल्लाह करे पाकिस्तान एशियन गेम्स जीते, डायरेक्ट क्वालिफाई करे, क्योंकि जिस तरह का जो फॉर्मेट है ओलंपिक क्वालिफायर का और जो जिस तरह से कॉन्टिनेंटल टीमें अब जाके डायरेक्ट क्वालिफाई करती हैं, हमें अगर हम क्वालिफायर में जाते हैं हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वहाँ पे हमें इंग्लैंड मिल सकता है, नेदरलैंड्स मिल सकता है, जर्मनी मिल सकता है, फिर एशिया में आप आए इंडिया मिल सकता है, जापान, मलेशिया। सो क्वालिफायर जो होगा वो नॉट गोना बी इजी गेम। तो एशियन गेम्स में बिल्कुल आप ऑल आउट जाना चाहते हैं बिल्कुल जाएं, लेकिन साथ साथ जो आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जो आइडेंटिफिकेशन टैलेंट की कर रहे हैं, अगर उस पर भी काम हो कि अगर हम ये वाला चांस भी मिस करें और हम एक प्रॉपर प्लान टेबल पे लेके आएं और उसको एग्जीक्यूट करें राइट फ्रॉम द बॉटम, फिर इन सारी अपॉइंटमेंट्स का जो आपको है जो फल जो है वो 2-3 साल बाद मिलना शुरू होगा। सलमान, एक चीज़ जो बहुत वाज़ेह नज़र आ रही है, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान हॉकी टीम में किसी ओहदे पर आना, और ऐसा लगता है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर सर्टिफिकेशन तक बात अब रह गई है, क्योंकि मोहम्मद वसीम को आपने ऑल द वे ऑस्ट्रेलिया से ट्रैवल करा के जो है पाकिस्तान टीम के साथ नेदरलैंड में जो है हेड कोच बना दिया। कोई केमिस्ट्री नहीं थी, वो पाकिस्तान किसी कैंप में नहीं आए, और अब इत्तलाती आ रही हैं कि जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सिलेक्शन कमेटी है उसको भी टाटा बाय बाय करने का फ़ैसला कर लिया गया है, और अब सारी पाकिस्तान की हॉकी जो है वो गैर मुल्की कोचेस के कंधों पर होगी। यही भाई, हम अगर हिस्ट्री भी देखें और अगर ये जो टॉप कंट्रीज़ हैं हॉकी में, तो जब जो कोचिंग स्टाफ होता है वो टोटली रिस्पॉन्सिबल होता है सिलेक्शन का, परफॉर्मेंस का। तो अगर सिलेक्शन कमेटी को, ये फेडरेशन के मामलात हैं, ये जो भी डिसीजन ले रहे हैं कि अगर ये सिलेक्शन कमेटी को टाटा बाय बाय जो आप कह रहे हैं अगर करते हैं, तो देन इट विल बी क्लियर कि जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कोचिंग स्टाफ पे, डजेंट मैटर वो लोकल हैं या फॉरनर हैं। जो कि मेरे ख्याल में टॉप स्पोर्ट्स में प्रोफेशनलिज्म का भी ये तकाजा है कि एक ऐसा ही होना चाहिए, कोचिंग स्टाफ जो है वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। पाकिस्तान में हमारा सिस्टम या कल्चर कह लें कि हम सिलेक्शन कमेटी को अभी तक हमने कायम रखा हुआ है। तो अगर इसमें बैलेंस रखा जाए, मेरे ख्याल में उनके साथ मुशावरत के साथ, बड़े बड़े नाम हैं सिलेक्शन कमेटी में हमेशा से रहे हैं, एक स्पेस है वो फिल करनी होती है, तो अगर उनको रिस्पेक्टिव वे में अगर आपने साथ भी रखना है तो उनके साथ अगर मुशावरत करके आप इस तरह का कोई बैलेंस एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं तो दैट वुड बी मच बेटर। अगर आपने क्लियरली कोचिंग स्टाफ को पूरी पावर देनी है देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ऑल्सो, उनकी अकाउंटेबिलिटी। कभी फिर आप एक मेयार रखें, सिर्फ प्लेयर्स की सिलेक्शन का मेयार ना रखें, अपने कोचिंग स्टाफ की भी अकाउंटेबिलिटी का मेयार रखें। जिस तरह की एग्जांपल आपने दिया है वसीम, जो रिसेंटली प्रो लीग का लास्ट फेज चल रहा है, और प्रो लीग के स्टार्ट होते हुए से ही हम ये सुन रहे थे कि लास्ट फेज में जो है पाकिस्तान हॉकी हमें बड़ा अच्छा परफॉर्म करती नज़र आएगी। उसके बरक्स हुआ, टोटली वर्स जो था हमें उसको नज़र आया पाकिस्तान हॉकी टीम। और ना एक कोच को आप बुला रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, मैच डेथ में नहीं जाता कि वो वहाँ पे क्या कह रहे हैं, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, वो कितने नॉलेजेबल हैं कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ना आप ट्रेनिंग कैंप में आए, यू हैव नो आइडिया कि प्लेयर्स ने किस टर्म्स पे ट्रेनिंग की है, उनकी फिटनेस लेवल क्या है, उनकी कंडीशनिंग क्या है, उनका मेंटल लेवल क्या है,
एंड टेक्निकली वो कहाँ स्टैंड करते हैं। 2 दिन बाद आके आप ऑस्ट्रेलिया से ट्रैवल आपने एक बंदे को करवाया यूरोप, तो जिस दिन मैच शुरू हुआ था मेरे तो ख्याल में उनका आपके कोच का जेट लैग तक नहीं उतरा होगा, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इस तरह के डिसीजंस रिसेंट पास में भी हुए हैं। एंड देन यही भाई ये भी बात नहीं भूलनी चाहिए, अगर आपने ये जो अपॉइंटमेंट्स किए हैं हमें कहीं नहीं सुनने को मिला जो पिछली मैनेजमेंट थी। मंजूरुल हसन थे हमारे हेड कोच, ख्वाजा जुनैद थे साथ, चले वसीम का पता चला वो आए और वो चले गए हैं। आई मीन दैट वाज यू कैन से कि ये पाकिस्तान हॉकी के साथ एक जोक था। ओलंपियन सलमान अकबर हमारे साथ नेदरलैंड से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। उधर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने खिलाड़ियों के इंतखाब का तरीक़ाकार मज़ीद सख्त और जदीद बना दिया है। गैर मुल्की कोचेस की सिफारिशात पर तैयार की गई मुजव्वज़ा पॉलिसी के तहत हर खिलाड़ी का जायज़ा 5 अहम शोबों में लिया जाएगा, जिनमें हॉकी की टेक्निकल समझबूझ, तकनीकी महारत, जिस्मानी फ़िटनेस, जहनी मजबूती और तरबियती कैंप के दौरान रवैया शामिल है। कौमी टीम में जगह बनाने के लिए हर खिलाड़ी को इन 5 में से कम 3 शोबों में मुकर्ररा मेयार पर पूरा उतरना होगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने पहली बार जदीद GPS प्लेयर ट्रैकिंग सिस्टम भी मुतारफ़ करा दिया है, जिसके ज़रिए खिलाड़ियों की फ़िटनेस, वर्कलोड, रफ्तार और रिकवरी का मुकम्मल साइंसी डेटा हासिल किया जाएगा। इस डेटा की बुनियाद पर हर खिलाड़ी के लिए इनफरादी ट्रेनिंग प्रोग्राम तरतीब दिए जाएंगे ताकि इंजरीज़ के ख़तरात कम से कम हो सकें और कारकर्दगी में मज़ीद बेहतरी लाई जा सके। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मुताबिक अगर ये निज़ाम कामयाब साबित हुआ तो मुस्तक़बिल में इसी जदीद टेक्नोलॉजी को जूनियर टीमों और डेवलपमेंट स्क्वाड्स तक भी तोसी दी जाएगी, जो कौमी हॉकी में मेरिट, जदीद कोचिंग और साइंसी अंदाज तैयार की हवाले से एक अहम पेशरफ्त समझा जा रहा है। तो सलमान अकबर साहब, जिसके बहुत अच्छा स्टेप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने लिया है, ऑन द अदर साइड बातें बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है मेरा आपसे वो ये है कि जब आप खेल रहे थे तब ये GPS प्लेयर सिस्टम जो है वो मुतारफ़ हो गया था, तो ये ट्रैकिंग का सिस्टम जो है उस पर अब बड़ी बातें हो रही हैं कि जी हमने तो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया है। यही भाई GPS के लिए मुझे भी बड़ी हैरानगी हुई थी, जिस तरह से उसको इतना दिखाया गया कि जी ये बताया गया हर जगह के हमने बहुत बड़ा वो साइंसी तौर तरीक़ों से अब सारी सिलेक्शन करेंगे। जो आपने मेयार बताए हैं ये तो बड़े बेसिक मेयार हैं, ये तो कहीं भी कोई भी सिलेक्शन होती है तो इन चीज़ों का तो ख्याल रखा जाता है। जब GPS नहीं भी था तब भी डेफिनेटली फ़िटनेस, उसकी टैक्टिकल सब चीज़ों का ध्यान रख के ही, और आपके बिहेवियर कैंप में जो रवैया है बिल्कुल ऐसे ही होता था, तो अब आपने उसको ज़रा थोड़ा रिफ़ाइन कर लिया। GPS के लिए हमें ये समझना चाहिए GPS सिर्फ एक फ़िज़िकल एनालिसिस आपको उससे मिलता है। आपका जो भी आपका ट्रैवल टाइम जो होता है आप ग्राउंड में करते हैं, या पे ट्रेनिंग लोड कितना डालना है, इंजरी से प्रिवेंट करवाता है वो। उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। जो ग्राउंड पे टेक्निकल और टैक्टिकल चीज़ें हैं वो कोचिंग स्टाफ का काम है। एक अच्छा चले मेयार आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया है, और मेरे ख्याल में तो सिलेक्शन हर जगह इसी इन स्टैंडर्ड्स, बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं, बट अच्छी बात है आपने उसको क्लियर किया कि अब ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं। सलमान अकबर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन एक तस्वीर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पेश कर रहा है और एक तस्वीर कशी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के इक़दामात पर आपने अपनी गुफ्तगू के ज़रिए जो है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो बहरहाल चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन यही कहूँगा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। यही था आज का हमारा प्रोग्राम। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।